बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। हम इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस का। सो लेट्स स्टार्ट। एनिमल सेल्स का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनका न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, सेंटर से थोड़ा सा साइड पर होता है। असल में जब प्लांट सेल मेच्योर हो रहा होता है, जब यंग प्लांट सेल्स होते हैं या बेबी प्लांट सेल्स होते हैं जो अभी भी प्रोड्यूस हुए होते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा सारे छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं। तो जब प्लांट सेल्स मेच्योर हो रहा होता है, जब प्लांट सेल्स मेच्योर हो रहे होते हैं, तो वो जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और सेंटर के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं। छोटे छोटे वैक्यूल मिलकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं सेंटर के अंदर। तो इसीलिए जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो सेंटर से थोड़ा सा साइड पे पुश हो जाता है, सेंटर से थोड़ा सा साइड पे चला जाता है, लेकिन एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में ही होता है। तो इसके बाद स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप होती है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब है कि दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक जो है वो इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि वाइट कलर में यहाँ पे शो भी हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद जो स्काई ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है वो क्रोमैटिन होता है। बिल्कुल ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्रोमैटिन है। और न्यूक्लियस के अंदर जो सेंटर के अंदर एक पर्पलिश कलर के अंदर जो एक बॉल नज़र आ रहे हैं, जो एक डार्क स्पॉट नज़र आ रहा है, एक डार्क सर्कल नज़र आ रहा है, वो है न्यूक्लियोलस। फिर यहाँ पे जो फ्लावर की छोटे छोटे से फ्लावर नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली फ्लावर्स नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, इनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं वो साइटोप्लाज्म से इन पोर्स के ज़रिए से न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। या फिर अगर न्यूक्लियस ने साइटोप्लाज्म को कोई मटेरियल प्रोवाइड करना है, कोई सब्सटेंस अगर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना है, तो वो भी न्यूक्लियस से इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से साइटोप्लाज्म में जा सकता है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। तो राइबोसोम इन न्यूक्लियर पोर से निकलते हैं और यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये जो पिंक पर्पलिश कलर के अंदर है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे जाके बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसमें बेसिकली तीन ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं। एक न्यूक्लियस है जो कि ये पर्पल कलर के अंदर है, दूसरा ये जो मेरूनिश रेड कलर के अंदर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इस पर जो छोटे छोटे से बीड्स लाइक है, छोटे छोटे से जो ये दाने दाने से हैं, ये क्या है, ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स ये जो पर्पल कलर का न्यूक्लियोलस है इसके अंदर बनते हैं पहले, फिर न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इसमें से निकलते हैं, और जो साइटोप्लाज्म है, कुछ साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, कुछ है राइबोसोम ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे जाके बाइंड कर जाते हैं। उसके बाद ये एक और डायग्राम में प्यारी सी न्यूक्लियस की, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें एक ग्रे कलर का नीचे सेल है, उसके अंदर पर्पल कलर का न्यूक्लियस है। नंबर 1 पे, नंबर 2 पॉइंट पे जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप को बताया हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप उसको थोड़ा बड़ा करके भी दिखाया हुआ है नंबर 4 पॉइंट के अंदर। लेकिन उससे पहले हम नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 पे है जी न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कुछ जो है ना न्यूक्लियस के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, जैसे हमारे घर का दरवाज़ा होता है, तो जो हमारे घर का गेट होता है उससे लोग अंदर आ सकते हैं, अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। तो इसी तरह जो न्यूक्लियर पोर होता है वो भी एक न्यूक्लियस का गेट होता है। न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे से गेट्स होते हैं, ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से ये रास्ते होते हैं जिनके ज़रिए से जो सब्सटेंसेस हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ सकते हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी जा सकते हैं। जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं उसकी एग्जांपल मैंने आपको पीछे दी राइबोसोम्स की। राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं और फिर न्यूक्लियर पोर से निकल कर आ जाते हैं सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म में कुछ होते हैं, बाकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या आ सकता है, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से कुछ न्यूक्लियस के अंदर भी तो आ सकता है ना। तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं वो कुछ स्पेशल प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं, और वो जो स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। तो इसीलिए उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करने के लिए उन हार्मोन्स को, वो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, उनको न्यूक्लियस के अंदर आना पड़ता है। तो वो इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से न्यूक्लियस के अंदर एंटर होते हैं और फिर अपनी उन प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स कि न्यूक्लियर पोर से कैसे सब्सटेंस अंदर आता है और कैसे जो है ना वो बाहर जाता है। अब जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है नंबर 4 पॉइंट पे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक आउटर मेम्ब्रेन है
और इनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, जो न्यूक्लियर पोर पहले भी आपको बताया। जो न्यूक्लियर पोर होता है, ये जो फ्लावर है बेसिकली ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, ये फ्लावर नहीं होता है, इसकी शेप यहाँ पे कुछ ऐसी है। इसके अंदर जो बिल्कुल होल नज़र आ रहा है या एक जो ये पोर नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। और इस पोर को कवर किया होता है कुछ प्रोटीन्स ने, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये सब सब्सटेंसेस को नहीं अलाउ करती कि वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चली जाएँ, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ जाएँ। ये प्रोटीन्स जो है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये प्रोटीन्स क्लोज होती हैं। इस डायग्राम में ये ओपन है वैसे, तो जब ये ओपन होती हैं तो फिर जो सब्सटेंस है वो न्यूक्लियर पोर से निकल कर तो मूव कर सकता है साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। तो नॉर्मल कंडीशन में ये प्रोटीन्स क्लोज होती हैं ताकि जो सब्सटेंसेस हैं वो खुद ही से अपनी मर्ज़ी से ना न्यूक्लियस में आ जाएं या अपनी मर्ज़ी से ही न्यूक्लियस से कहीं साइटोप्लाज्म में ना चले जाएं। और इसीलिए जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो सेलेक्टिव होती है, यानी सेमी परमिएबल है। फिर नंबर 5 पे न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाया हुआ है। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर आपको जो 3 कलर्स बेसिकली नजर आए, जो बिल्कुल सबसे लाइट पर्पल कलर है, पिंक या जो लाइट पर्पल कलर है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। और जो इसके अंदर थोड़ा सा डार्क पर्पल कलर है वो क्रोमैटिन है, ठीक है। और बीच में जो डार्क स्पॉट है वो न्यूक्लियोलस है। पर्पल और ब्लू जो डार्क स्पॉट है वो न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है और फिर वो राइबोसोम में फिक्स कर दिया जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल पीछे भी मैंने आपको दिखाया था, ये जो ब्लू कलर में था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरे न्यूक्लियस के अंदर जो कि फैले होते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि राइबोसोम तो ऑर्गेनल हैं और सारे ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो फिर राइबोसोम यहाँ न्यूक्लियस में क्या कर रहे होते हैं? तो यहाँ पे आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, और वो प्लस पॉइंट ये है कि राइबोसोम के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए होता है। तो जो आरएनए होता है ये डीएनए से बनता है, और जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए साइटोप्लाज्म में नहीं होता है, डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और आरएनए डीएनए से बनता है, और आरएनए डीएनए से बनने के बाद फिर राइबोसोम में फिक्स कर दिया जाता है। तो आरएनए पहले डीएनए से बनता है और फिर उधर ही न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम में फिक्स कर दिया जाता है, और फिर जो राइबोसोम है वो न्यूक्लियर पोर से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में या फ्रीली फ्लोट करते हैं, या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड करते हैं। सो ये इसके थे सारे स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के। न्यूक्लियर एनवेलप जो है डबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाई। इसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, गेटवेज होते हैं, गेट्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के जैसे हमारे घर का गेट होता है तो न्यूक्लियस का भी गेट होता है। और न्यूक्लियर एनवेलप सेमी परमिएबल होती है, ये सब सब्सटेंसेस को अंदर बाहर नहीं जाने देती बल्कि सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को जो है वो न्यूक्लियस में आने देती है या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने देती है। एग्जाम्पल्स हमने देखी थी राइबोसोम्स की और स्टीरॉयड हार्मोन्स की। इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, अच्छा जी, एक सेल का साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होता है। जो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बेसिकली सेल के 2 फ्लूइड्स होते हैं, एक सेल का फ्लूइड है, एक न्यूक्लियस का फ्लूइड है। जो सेल का फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म होता है, और जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है या न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। यहाँ पे आपके लिए एक और एडिशनल पॉइंट है, वो ये है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। आई थिंक सो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है किसी पीछे वाले लेक्चर में। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है एक ग्रैन्युलर फ्लूइड होता है, इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 चीज़ें होती हैं, एक इसके अंदर न्यूक्लियोलाई होते हैं, प्लूरल हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं, सिंगुलर हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और दूसरा इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोलस जैसे कि मैंने पहले बताया कि डार्क स्पॉट होता है, असल में जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से न्यूक्लियस को देखते हैं तो सारा न्यूक्लियस कंपैरेटिवली थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन उसके अंदर सेंटर के अंदर एक स्पॉट होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो ये जो डार्क स्पॉट होता है ये न्यूक्लियोलस होता है। इसके अंदर होता है क्या, राइबोसोमल आरएनए होता है, और राइबोसोमल आरएनए बाद में फिक्स कर दिया जाता है या असेंबल कर दिया जाता है राइबोसोम्स के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एक पिक्चर है, ये राइट साइड पर जो है इसमें ये जो सर्कल सा बना हुआ है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है न्यूक्लियस की।
और अंदर ये जो है जो बिल्कुल ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियोलस है। बाकी सारा न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा लाइट है, लेकिन जो न्यूक्लियोलस है वो ब्लैक कलर के अंदर है। और इसके अलावा न्यूक्लियर पोर्स हैं इसके अंदर, क्रोमैटिन है। न्यूक्लियर पोर जो है वो ये लेफ्ट वाली डायग्राम में थोड़े ज़्यादा क्लियर हैं। जो न्यूक्लियर एनवेलप है, सॉरी, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि उसके अंदर पोर्स होते हैं जो कि गेट्स, हम इनको कह सकते हैं गेटवेज ऑफ न्यूक्लियस। इसके बाद क्रोमैटिन, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे घर में बहुत शरारतें करते हैं आजकल, जैसे वैसे भी छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में तो बहुत शरारतें करते हैं। बैग इधर होता है, बॉटल इधर होती है और टॉयज़ इधर उधर फेंके होते हैं। तो ये क्रोमैटिन भी कुछ इसी तरह से होता है, बच्चों की तरह शरारती होता है। ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैला होता है। इसकी छोटे छोटे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैले होते हैं। और ये तब हमें दिखाई देता है इंटरफेस के अंदर, नॉन डिवाइडिंग फेस के अंदर। इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेस क्या होता है? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, नॉन डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा उसको हम कहते हैं इंटरफेस। मतलब कि जब सेल माइटोसिस या मियोसिस नहीं कर रहा। माइटोसिस होता है एक सेल से सेल डिवाइड होके दो सेल बना देता है, मियोसिस होता है एक सेल डिवाइड होके 4 सेल्स बना देता है। लेकिन क्रोमैटिन हमें तब नज़र आता है, थ्रेड डिफरेंट छोटे छोटे से थ्रेड्स पूरे न्यूक्लियस के अंदर तब नज़र आते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, माइटोसिस मियोसिस नहीं हो रहा, तब हमें क्रोमैटिन विजिबल होता है। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब हमें क्रोमैटिन नज़र आता है इन इंटरफेस और नॉन डिवाइडिंग फेस। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब बच्चों ने सारे खिलौने और सारी चीज़ें बिखरी होती हैं पूरे रूम के अंदर, तो थोड़ी देर बाद मामा आ जाती हैं। मामा तो बहुत अच्छी होती हैं, तो मामा क्या करती हैं, उन सबको जो है ना उनकी प्रॉपर प्लेस पर रख देती हैं, प्रॉपरली उनको अरेंज कर देती हैं। तो अब जब सेल ने बेसिकली जब डिवाइड करना है तो ये जो क्रोमैटिन होता है ये कंडेंस होने लग जाता है। जो सारे बिखरे हुए थे थ्रेड्स वो अब कंडेंस होने लग जाते हैं, वो सारे पास पास आने लग जाते हैं और कंडेंस होते जाते हैं और जो है एक प्रॉपर शेप में आ जाते हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट में आ जाते हैं। पहले बिल्कुल स्प्रेड थे, लेकिन अब वो सारे इकट्ठे होने लग जाते हैं और कंडेंस होते जाते हैं। और कौन सी शेप बना देते हैं, वो बेसिकली 46 शेप्स बना देते हैं। ये 46 शेप्स क्या होती हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, और 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे 46 पेयर्स। और जब सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन में हमें सिर्फ विजिबल होते हैं क्रोमोसोम। जब माइटोसिस मियोसिस हो रहा है तब सिर्फ हम क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। इन माइक्रोस्कोप से हम ज़ाहिरा देखेंगे क्रोमैटिन है या चाहे क्रोमोसोम है या कोई भी सेल है। तो क्रोमोसोम या क्रोमैटिन में होता है क्या, डीएनए एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन से, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये डायग्राम मैंने यहाँ पे शो किया है क्रोमैटिन दिखाने के लिए। क्रोमैटिन जो है सेंटर में न्यूक्लियोलस है जो कि डार्क स्पॉट है, और जो क्रोमैटिन है इसके जो थ्रेड्स हैं वो पूरे न्यूक्लियस के अंदर फैले हुए हैं। फिर यहाँ पे जो ये नेक्स्ट डायग्राम है ये क्रोमोसोम दिखाने के लिए यहाँ पे शो की गई है। लेफ्ट साइड पे कोई ह्यूमन बीइंग है, उसका हमने एक सेल लिया वाइट कलर का, उसके अंदर क्रीमी से कलर का न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स हैं। पहले क्रोमैटिन मटेरियल था, ये वाला जो सेल है ये डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे माइटोसिस मियोसिस को नहीं हम डिस्कस कर रहे, बस हम असल में क्रोमैटिन और क्रोमोसोम की शेप्स को असल में देखना चाह रहे हैं। सो माइटोसिस मियोसिस हम जो है वो सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। तो बताने का मकसद ये है कि जब सेल डिवाइड करता है तब हमें क्रोमोसोम जो है वो नज़र आते हैं, जब सेल डिवाइड नहीं करता तब हमें इस तरह से फाइबर्स या थ्रेड्स नज़र आते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड क्रोमैटिन होता है। और यहाँ पे सेल के अंदर तो बस 3 ही क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में कितने होते हैं, 46 होते हैं और 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और एक क्रोमोसोम को फिर हमने मज़ीद बड़ा किया यहाँ पे, तो वो इस तरह से है जो कि सेकंड पिक्चर में है। फिर इस क्रोमोसोम का भी हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लेंगे तो हमें क्या इसमें नज़र आएगा, हमें डीएनए डबल हेलिक्स नज़र आएगा। डीएनए में भी फर्दर इसकी बेसिस होती हैं एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये है
कि डीएनए का भी फर्दर यूनिट होता है। डीएनए का भी अगर स्मॉल यूनिट इसका हम देखें तो डीएनए का भी हेरिडिटरी यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम कहते हैं जीन। ठीक है, उसको भी हम नेक्स्ट किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इट्स अबाउट क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को एक दो दफ़ा देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमने डिस्कस किया प्लांट सेल का और एनिमल सेल का न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। अब जो प्लांट और एनिमल सेल का न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसलिए है कि उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप होती है, उसके अंदर क्रोमैटिन क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें असल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है और इसमें सिर्फ जो है ना वो डीएनए होता है, प्रोटीन्स नहीं होती हैं। पीछे जो हमने न्यूक्लियस पढ़ा उसमें डीएनए भी था उसके क्रोमोसोम में और प्रोटीन्स भी थी, लेकिन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो कि सिर्फ एक क्रोमोसोम ही है वो सिर्फ डीएनए ही होता है और सिंपली ये सबमर्ज्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये बैक्टीरियल सेल की एक डायग्राम है। इसमें आपको जो डार्क ब्लू कलर का ये लूप सी नज़र आ रही है, ये दरअसल बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस है और ये एक ही क्रोमोसोम है, इसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। बाकी इसके दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आप यहाँ पे फोकस करें क्रोमोसोम को, न्यूक्लियोइड, ये जो डार्क ब्लू स्ट्रक्चर है और ये बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। सो ये था अबाउट न्यूक्लियस। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगर आप जो है आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग।